गुड मॉर्निंग। अच्छा मेरी बात जरा सुनना, आप सब मेरी बात जरा सुनना बेटा। हम सब ने ना लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम क्या था, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो आप सब क्या करो, पहले जितना हो चुका है एक बारी मेरे साथ रिवाइज करो, ठीक है, और फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप सब मेरा साथ देना, आप सब मेरा साथ देना, ठीक है ना बेटा। चलो आप सब जयकारे लगाओ, बताओ सबसे पहले हमने पेपर नंबर कौन सा स्टार्ट करा है, 5। आवाज में हमने पेपर नंबर 5 जिसका नाम क्या है, आवाज में हमने जिसका नाम क्या है। तो देखो वैसे जो कंपनी होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो कंपनी में क्या होता है, आप दो पार्ट्स में बांट देते हो कंपनी को। कंपनी के मालिक लोग अलग होते हैं और कंपनी को मैनेज करने वाले लोग अलग होते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। तो जो मालिक लोग होते हैं वो तो साल में एजीएम पर चले जाएंगे, लेकिन पूरे साल कंपनी का दारोमदार किसके हाथों में होता है, मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ। तो देयरफॉर वो कंपनी के लिए अकाउंट्स, हिसाब किताब कौन रखेंगे, मैनेजमेंट। जो भैया रोज वहां रहेगा वही तो हिसाब किताब रखेगा, तो वो रखते हैं इसका हिसाब किताब, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाते हैं, बोर्ड ऑफ। लेकिन आपके पैसों के बिहाफ पर कोई और हिसाब किताब रखे और वो हिसाब किताब सही है या नहीं, ये बात तो आपको जानना जरूरी है। तो भाई ये बात जानने के लिए आपको तो हिसाब किताब की नॉलेज है नहीं, क्योंकि जो कंपनी में पैसा लगा सकता है वो हो सकता है कोई साइंस बैकग्राउंड का हो सकता है ह्यूमैनिटीज ले रखी हो उसने, हो सकता है कॉमर्स लेने के बाद भी उसकी अकाउंट्स थोड़ी सी ढीली हो। पॉइंट समझ आ रहा है। तो वो तो खुद तो कर नहीं सकता चेक, यस और नो। और कोई अनएजुकेटेड बंदा भी तो कंपनी में शेयर खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है। तो वो कह रहे हमें तो आता नहीं, ठीक है ना, चेक करना। तो वो अपने बिहाफ पर किसी सीए प्लस सीओपी को और क्या कहते हैं, जाओ जरा चेक कर आओ, क्या मैनेजमेंट के द्वारा बनाई गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और क्या चेक करना उसमें, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू, आवाज में दम नहीं, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये बताओ बेटा, जब वो चेकिंग करने जा रहा है, चेकिंग करने को ही हम क्या कहते हैं बताओ, ऑडिटिंग। आवाज में दम नहीं है, चेकिंग करने को ही कहते हैं हम क्या करने जा रहा है, वो पॉइंट समझ आ रहा है। और जो जा रहा है वो, जो जा रहा है वो, दो बातें समझ आ गई, ठीक है। और चेकिंग करने के बाद उसको पता चल जाएगा कहां पर गड़बड़ है, यस और नो। तो जब उसको पता चल जाएगा कि यहां पर गड़बड़ है, तो वो उस गड़बड़ के बारे में अपने ओपिनियन फॉर्म करेगा। और ओपिनियन क्या रखेगा, ओरल लिखेगा या रिटर्न में। जब भी आप अपना कोई ओपिनियन रिटर्न फॉर्म में देखते हो तो उसको कहते हैं रिपोर्ट। और क्योंकि ये ऑडिट से रिलेटेड रिपोर्ट है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, और ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा मैनेजमेंट मेंबर को जिन्होंने उनको अपॉइंट किया था। अब इसके बाद हमने ना वैसे पूछा था व्हाट इज ऑडिटिंग। तो हमने कहा ऑडिटिंग का मतलब नॉर्मल में क्या होता है, किसी भी चीज को चेक करना। पॉइंट समझ आ रहा है, किसी भी चीज को चेक करने को हम कहते हैं हम ऑडिटिंग कर रहे हैं। किसी भी चीज को चेक करने को हम क्या कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आईसीआई की डेफिनेशन के हिसाब से देखो तो उन्होंने किसको ऑडिट माना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग हो रही है। तो आओ जरा एक बारी सवाल उठाते हैं जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ऑडिटिंग की डेफिनेशन गिवन बाय आईसीएआई। आओ जरा क्या थी, क्या है, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बस यही रुक जाओ। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब यहां पर क्या है, जब ऑडिट करने वाला इंसान इंडिपेंडेंट होगा तभी तो हम उसके द्वारा करे जाने वाली चेकिंग को भी क्या कहेंगे, बोलो पॉइंट समझ आना स्टार्ट हुआ या नहीं। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हम कब कहते हैं, जब हम तब ये कह पाएंगे कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो रही है जब एग्जामिनेशन करने वाला पर्सन क्या हो, एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो। बोलो आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आया। अच्छा जी, ठीक है। यानी ऑडिटर के एक्शन और जजमेंट शैल नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विश और डायरेक्शन ऑफ एनी अदर पर्सन। और ऑडिटर शुड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, और ऑडिटर शुड नॉट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पर्सन। और इंडिपेंडेंस चाहिए क्यों, रिक्वायर्ड ड्यू टू ऐसे नंबर
बोलना पड़ेगा ऐसे नंबर 200 की वजह से हमें एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो ऐसा कहता है। उसके अलावा द कंपनी से 2013 ऐसे कहता है, और उसके अलावा द सीए एक्ट ये कहता है कि एग्जामिनेशन कैसी सी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। तो अब आओ डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? वो सारी इंफॉर्मेशन जो पैसों की सूचना देती हैं। यस और नो? द इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज व्हाट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या व्हेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पुट इनटू द इट बिकम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद आ रहा है आपको? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अलग चीज होती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग चीज होती है। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है। कौन कौन सी? हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव। आर दो, हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव। जो पास्ट की बातें बताए और जो फ्यूचर के लिए बताए। पॉइंट समझ आ गया आपको? याद आ गया? अच्छा, फिर हमने पढ़ा था ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। वर्ड पकड़ना, एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी हो, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। समझा रहा है आपको? ओपिनियन आप ओरल फॉर्म में देते हैं या रिटर्न फॉर्म में? समझा रहा है? एट द एंड ऑफ ऑडिट आपको देना ही होता है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, ऑडिट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का होता है या प्रोस्पेक्टिव? वेरी गुड, ठीक है ना। अब एक पॉइंट और हमने क्वेश्चन करा था, कैसे एक ऑडिटर इंश्योर हो जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसगाइड नहीं करेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को कैसे ऑडिटर इंश्योर हो जाता है? मैंने आपको बताया था, ऑडिटर सबसे पहले देखता है कि जितने भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पर क्या हुई है, एंट्रीज, और एंट्रीज के बेसिस पर ही क्या बने हैं, अकाउंट्स। क्या आपको पहले दो पॉइंट समझ आ गए? और कोई भी अनरिकॉर्डेड जर्नल एंट्री नहीं होनी चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? और उसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी है वो सब क्या हो, स्प्राइट मतलब क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। यानी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन देखकर कोई ये ना कहे कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और ऐसे वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और आपके अमाउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट आपने लिखे हैं वो प्रॉपरली क्या हो गए, क्लासिफाइड और डिस्क्लोज एज पर। और अगला पॉइंट, एसपीएल और बैलेंस शीट क्या दे रहे हो, ट्रू एंड फेयर व्यू। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अच्छा, फिर हमने पढ़ा था ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बताओ बेटा, ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? कंपनी के केस में मेंबर्स इन द, कंपनी के केस में कौन, इन द गवर्नमेंट कंपनी में, अच्छा पार्टनरशिप फर्म में, और इन सम सिचुएशन अंडर इनकम टैक्स लॉ कौन? अच्छा, फिर आपको रिपोर्ट किसको सबमिट करनी है बताओ? कंपनी के केस में और फर्म के केस में। ये अब तक। अब आपको आना है बेटा गली नंबर 1.13 पर। आप सब आएंगे गली नंबर 1.13 पर। टॉपिक का नाम क्या है? बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। आप सब एक हेडिंग बनाएंगे सामने वाली गली में। क्या हेडिंग बनाएंगे बताओ? बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। आवाज में दम नहीं है आपकी। क्या? बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट मतलब ऑडिट करने के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। देखो मैं आपको बताता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, अभी आपको बात समझ आ जाएगी। मैं आपके लिए मतलब मैं आपकी लाइफ में कब तक के लिए ज्यादा जरूरी हूं? वैसे तो बिल्कुल नहीं हूं, पर फिर भी अटेम्प्ट 31 अगस्त करिए, ध्यान रखियो, डाउट नहीं लियो फिर। है हेलो हेलो
हाँ आवाज आ रही है? जरा मेरी बात सुनना, मैं तुम्हारे अटेम्प्ट तक के लिए जरूरत है, बताओ तब तक ही तो आपको मेरे से बेनिफिट है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो बेनिफिट्स और जरूरत एक ही बात होती है। क्या कह रहे हैं कि हमें ऑडिट की क्या जरूरत है, क्योंकि इसमें फायदे होते हैं ना। यानी अगर आप बोलता जाए नीड क्या है, ऑडिट की जरूरत क्या है, भाई आप फायदे तो गिनवाओगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपने कहा अपने पेरेंट्स को, पापा मेरे को ना जो है आईफोन ले दो, तो वो कहेंगे क्या जरूरत है, फिर आप उनको बेनिफिट्स गिनवाओगे, पापा मैं इस पे क्लास देख लूंगा, और जबकि आईफोन पे चलती नहीं है ज्यादातर क्लासेस। लेकिन आप तो ऐसे गिनवाओगे ना, पापा इस पे मैं क्लास देख लूंगा, इस पे इसका बैटरी बैकअप इतना बड़ी, आप उसके फायदे गिनवाते हो। पिताजी ने जैसे ही पूछा इसकी जरूरत क्या है, तो आप उसके फायदे गिनवाते हो। ऐसी ऑडिट की जरूरत क्या है, भाई ऑडिट में फायदे हैं, तो अगर बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट कह लो या व्हाई ऑडिट इज नीडेड या रिक्वायर्ड, इको ही गल है। बोल पॉइंट समझ आ रहा है आपको टॉपिक का, पक्का वाला? ठीक है ना। तो आप सबने पहले एक हेडिंग बना ली, क्या हेडिंग बनाई है जल्दी बताओ। या फिर व्हाई ऑडिट इज नीडेड, और करके आप एक हेडिंग बना सकते हैं, क्या? व्हाई ऑडिट इज नीडेड। अभी पहले इधर ध्यान देंगे आप सब। यार ये देखो, ये है, आप में से किसी ने कोई शेयर वगैरह खरीद रखा है किसी कंपनी का? कोई है ऐसा? चलो कोई नहीं, लेट सपोज आपने रिलायंस का शेयर खरीद रखा है, तो आप रिलायंस के क्या हैं? आपने रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन एक बात बताओ, कंपनी में तो आप कंपनी में जा पाते हो या नहीं जा पाते? शेयर खरीदने के बावजूद भी, मालिक होने के बावजूद भी आप कंपनी में एंटर कर पाते हो? नहीं। कंपनी को तो कौन मैनेज कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप तो सिर्फ एजीएम पर जाओगे, तो पूरे साल कंपनी में क्या हुआ, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, आपको तो पता ही नहीं। तो बताओ बेटा, एक बंदा जो ऑडिटर है वो आपके बिहाफ पर यहां पर क्या करेगा? चेकिंग करेगा कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, क्या प्रॉफिट होना चाहिए, क्या एसेट्स होने चाहिए, क्या लायबिलिटीज होनी चाहिए, ये है ना। तो बताओ बेटा, ये शेयर होल्डर जिसने शेयर खरीदे थे उसको एक हौसला मिल गया कि किस चीज का, कि इवन दो मैं पूरे साल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन तब भी मुझे पता है कि मेरे पैसे सेफ हैं और कोई है जो मेरे बिहाफ पर वहां नजर रखकर बैठा हुआ। तू है तो फिर मुझको और क्या चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यस और नो? यही पॉइंट, पहला फायदा यही है। देखो अभी नोट नहीं कुछ करने का। इन केस ऑफ कंपनीज के केस में शेयर होल्डर मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व इन द डेली अफेयर्स। ये वो अफेयर्स नहीं है जो आप सोच रहे हैं, डेली अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कह रहे कंपनी के केस में शेयर होल्डर हो सकते हैं कंपनी के डेली अफेयर्स में इन्वॉल्व हो या ना हो। तो देयरफॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ डायरेक्टर एज अ शेयर होल्डर और ओनर्स ऑफ द कंपनी। दे नीड एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म सो दैट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे हो, क्वालिटेटिव, और उस पर क्या भी हो जाए, विश्वास। हेंस ऑडिट होने की वजह से ऑडिटर को एक क्या मिल जाता है, सेफ गार्ड, कि भैया मेरे पैसे सेफ हैं, मेरा इंटरेस्ट सेफ है, कोई है जो वहां पर मेरे बिहाफ पर नजर रखकर बैठा हुआ है। तो यानी पहला पॉइंट। अच्छा ऐसे ही अगर देखा जाए, अगर आप स्लीपिंग पार्टनर है, बोलना पड़ेगा, अगर आप कौन है, और पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स तो पार्टनर्स बना रहे हैं और आप वहां पर होते ही नहीं, क्योंकि आप तो क्या है, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन सा होता है, पैसे पूसे वारे, सोचे दुनिया, जट पैदा हो या सिर्फ, समझ आ रहा है आपको? तो जो जट सोने के लिए पैदा हुआ है तो वो मेहनत क्यों करेगा, यस और नो? तो भैया लेकिन उसको हिसाब किताब कैसे पता चलेगा, वो तो एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो बताओ, तू है तो फिर मुझको और क्या चाहिए। यानी एक ऑडिटर जो है वो ऑडिटेड अकाउंट्स बता देगा कि इस वाली फर्म को इतने ही प्रॉफिट हुए हैं और आपका हिस्सा इतना बनता है। यानी पहला फायदा,
अगर हम देखें ऑडिटेड अकाउंट्स का, इट प्रोवाइड्स सेफगार्ड टू द पर्सन हु आर नॉट इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यार उन लोगों को सेफ फील होता है, किन लोगों को सेफ फील होता है आपके हिसाब से, किन लोगों को सेफ फील होता है? जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व, वो फिर भी सेफ फील कर रहे हैं ड्यू टू ऑडिट, ड्यू टू। तो लिखो जरा पहला फायदा, इट प्रोवाइड्स safeguard. It provides what? Safeguards to the financial interest, to the financial interest of the persons who are not associated या involved, who are not involved in the management of the entity. और वो पर्सन्स कौन से हो गए ब्रैकेट में अगर आपसे मैं पूछूं? शेयर होल्डर्स हो गए, बैंक्स हो गए। बैंक्स ने भाई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे अकाउंट्स हुए होते हैं, तो उनको लगता है ये सही है, यानी ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व मैनेजमेंट में है या नहीं है? नहीं है, फिर भी सेफ फील कर रहे हैं ड्यू टू ऑडिट। शेयर होल्डर हो गए, बैंक हो गए, ठीक है ना। उसके अलावा स्लीपिंग पार्टनर हो गया। ये मॉड्यूल में नहीं लिखे बेटा, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको समझ आ जाए ताकि। स्लीपिंग पार्टनर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो पहला फायदा मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया, वो लोग क्या फील करते हैं? सेफ। कौन लोग? बोलो बेटा, कौन लोग? पॉइंट समझ आ गया आपको? दूसरा फायदा, अच्छा एक बात बताओ, जिस रूम में बैठकर आप पेपर दे रहे हो, आपको पता है कोई चेकिंग करने वाला आएगा नहीं, कोई टीचर आएगा नहीं, मुझे खुद ही बैठ के पेपर करना है। बताओ चीटिंग होगी वहां पर या नहीं होगी? है? चीटिंग होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जरा सुनना, आपको पता हो कि भाई बहुत सारे टीचर वहां पर उसी रूम में होंगे, बताओ बेटा, फिर आप चीटिंग करते हुए डरेंगे या नहीं डरेंगे? ये जितने कह रहे हैं ना नहीं, सबसे पहले यही बैठे होते हैं, प्लीज सर अब नहीं करेंगे, सॉरी प्लीज सर अब नहीं करेंगे, प्लीज अब लास्ट ये वही है बेटा, ये अभी हीरो बन रहे हैं। वहां पर इनका हाफ एन आवर पक्का खराब होगा, हाफ एन आवर। समझ आ रहा है आपको? हाँ बेटा, नहीं डरते? हाँ बेटा, हेलो चाइनीज, बताओ, डर सबको लगता है और गला, ये बेकार की बातें हैं कि हम नहीं डरते, हम नहीं हो गए। कोई कहते हैं, मैंने कई बार सुना, अरे रिजल्ट वाले दिन मैं तो आराम से बैठा हुआ था, मुझे तो पता ही था। बेटा अंदर से ना बेचैन हुए होते हो, जितना मर्जी जान सुखी होती है। सही बात कह रहे हैं, ये बेकार की बातें मत करा करो, वापिस आओ। यार एक बात बताओ, आपको पता है कि भैया अगर हम यहाँ पर चीटिंग करेंगे तो पकड़े जाएंगे। सेम चीज कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए होता है। जिन ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट नहीं होता उन्हें पता कोई पूछने वाला ही नहीं है, जो मर्जी करो। लेकिन अगर ऑडिटर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर ने आना है, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज डरे डरे से रहते हैं कि भाई कुछ करेंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि एक बंदा चेकिंग करने आएगा। तो यानी ऑडिट एक्ट एज अ मॉरल चेक, यानी ऑडिट की वजह से एम्प्लॉइज डीमोटिवेट होते हैं, डिस्करेज होते हैं टू कमिट फ्रॉड करने से वो डिस्करेज होते हैं। भाई कोई पकड़े जाएंगे, भाई कोई चेकिंग करने वाला पर्सन है। समझ आना स्टार्ट हुआ? यस या नो? यही तो कह रहा हूं। एन ऑडिट एक्ट एज अ मॉरल चेक, मेंटल प्रेशर ऑन द एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड।
फॉर द फियर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड बाय द ऑडिट। तो ये मत कहो कि डर नहीं लगता, समझ आ रहा है आपको। तो सेकंड क्या हो गया, इट एक्ट एज अ मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज, इट एक्ट एज अ मोरल चेक it act as a moral check on employees। समझ आ रहे बच्चे, है ना भाई। मेंटल प्रेशर है एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग यानी बेसिकली डिस्करेज करता है ये सब चीजें। क्या आपको 2 पॉइंट समझ आए हैं, यस और नो? अच्छा, अगर मैं अगली बात करूं, ये इनकम टैक्स ऑफिस है, आईटीओ, नॉट हटीओ, इट्स आईटीओ। आईटीओ की बात करते हैं, इनकम टैक्स ऑफिस की बात करते हैं। बेटा उनके पास ना 2 बंदों की रिटर्न गई, ठीक है, एक ऑडिटेड अकाउंट्स वालों की रिटर्न गई और एक अनऑडिटेड मतलब जिनका ऑडिट नहीं होता उनके अकाउंट्स की इनकम की रिटर्न गई, अनऑडिटेड अकाउंट्स के बेसिस पे रिटर्न गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किस पे ज्यादा विश्वास होगा? और बताओ बेटा, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं अच्छा किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चेक करके इनकम निकाली है ना तो सही होगी, यानी वो आपकी टैक्सेबल इनकम को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही तो बोला, कह रहे हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी फॉर डिटरमाइनिंग द। समझ आ रहा है आपको, यस और नो? तीसरा फायदा आपको समझ आना स्टार्ट हो रहा है। पहला क्या, उन लोगों के लिए फायदा, इट एक्ट एज अ सेफगार्ड फॉर द पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड और इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। समझ आ रहा है? दूसरा ये क्या करते हैं, इट एक्ट एज अ मोरल चेक। आवाज में दम नहीं, इट एक्ट एज अ मोरल चेक। भाई मेंटल प्रेशर एम्प्लॉइज पे रहता है, किस चीज का मेंटल प्रेशर रहता है? हमें फ्रॉड नहीं करना, करेंगे तो, यानी हर वक्त एम्प्लॉइज माइंड में यही चलाता रहता है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, है ना। और थर्ड, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको और किस चीज में हेल्पफुल रहते हैं? गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी आपकी रिटर्न्स वगैरह एक्सेप्ट कर लेती है और मान लेती है आपकी इतनी ही टैक्स लायबिलिटी होगी। तो लिखो जरा, ये यहीं से लिख लो आप, और इसके बाद लिख लेना एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हेलो 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 हेलो, 3 पॉइंट मेरे ख्याल से समझ आ चुके हैं आपको फायदे के। चलो, याद है हर्ष बैंक से लोन लेने गया था और बैंक को कितने मिनट्स लगे थे? समझ रहे, आपको याद है ना? बैंक ने 2 मिनट में बाहर निकाल दिया। क्या कहा कि भाई अपने अकाउंट्स का क्या करवा के लाओ, फिर हम तुम्हें क्या देंगे। तो यही तो अगला फायदा है। देखो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर तो कौन भी विश्वास कर लेते हैं, लैंडर्स, बैंकर्स, फॉर मेकिंग देयर क्रेडिट डिसीजन, कि उधार देना है या, आवाज में दम नहीं है, उधार देना है या, लिखो लिखो सर, सामने लिखा हुआ है वही मार्क कर लें। आप बताओ बेटा, आज तक आप सामने वाला पेज पढ़ते कब हो? आप तो इसी पे ही फोकस करते हो ना, कीवर्ड्स पे। अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं तभी सामने वाला पेज दिया। फटाफट से 4th पॉइंट लिख कर देखो। कह रहे हैं यार ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर तो बैंक्स भी विश्वास करते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज तो विश्वास करती ही है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज तो विश्वास करती ही है, उसके अलावा लैंडर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, वो भी विश्वास कर लेते हैं। सर और बताओ। हाँ मैं भी, सुनो फिर मेरी बात।
यार देखो, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लेते हैं आपकी एक दुकान ही है, चलो ठीक है, आपकी दुकान पर चोरी हो रही है और आपको पता ही नहीं, लेकिन अगर किसी वजह से आपको पता चल जाए कि आपकी दुकान पर ये बंदा चोरी कर रहा है, ये बंदा चोर है, तो बताओ बेटा आप उसका थैंक यू करेंगे या नहीं? जो बंदा चोरी कर रहा था, उस जिसने पकड़वाया, चोरी वाले का, चोर का थैंक यू करेंगे या जिसने पकड़वाया उसका? यही ऑडिट, यही तो है ऑडिट, यही तो है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चोरी चोरी छुपके से हौले हौले कोई चोरियां कर रहा था, या यही उम्र है कर ले, हाँ एरर्स हो रहे थे, अगर ये सब हो रहा था और आपको कोई बता देता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हो रहे हैं, एरर हो रहे हैं या दोनों हो रहे हैं, तो बताओ बेटा हम तो उसके थैंकफुल ही रहेंगे ना? यस और नो? भाई तेरी वजह से पता चल गया, नहीं तो हमें तो ये पता ही ना चल पाता, और ये छोटी छोटी चोरी एक दिन बहुत बड़ी चोरी हो जाती। ये चिंगारी कब आग का रूप ले लेती। हाँ, और डायलॉग भी मार लो 3-4, वापिस आओ इधर। एंड ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट, लिखो जरा, ये भी एक फायदा है अपने आप में बच्चे। ऑडिट की वजह से आपको क्या पता चल जाता है? फ्रॉड के बारे में, एरर्स के बारे में, ठीक है, या दोनों के बारे में। कितने पॉइंट्स आपको समझ आ चुके हैं? ठीक है ना? अच्छा, अब ना मैं आज आपके साथ कुछ बातें करनी स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो हमारा ऑडिट पढ़ने का तरीका क्या रहने वाला है, उसके लिए ना आपको मेरे से एक बात सुननी पड़ेगी। देखो ऑडिट आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है, तो न्यू सब्जेक्ट है तो इसमें न्यू लैंग्वेज है। जैसे लॉ की अपनी एक लैंग्वेज होती है, ऑडिट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो आपको मेरे साथ क्या करना पड़ेगा, ये सब की एक डिक्शनरी तैयार करवानी पड़ेगी मुझे आपको। मतलब समझ रहे हो कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होना चाहिए, किस वर्ड का क्या मीनिंग ऑडिट में होता है, वो सब मुझे आपको एक जगह लिखवाना पड़ेगा। तो उसकी हम हेडिंग डालेंगे ज्ञान की बातें। ये बातें आपको एक जगह समअप होके कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन ओवर द कोर्स मैं आपको 35 से 40 वर्ड्स, 35 to 40 वर्ड्स लिखवा दूंगा। उसके बाद आपको ऑडिट की लैंग्वेज, मतलब ऑडिट रीड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक से? आप सब समझ आ रहा है आपको? तो सर ये वर्ड्स हम लिखे कहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, तुम ही डिसाइड कर लो बेटा, बता। ठीक है बेटा, ओके। कब बेटा? अगले साल तक हो जाएगी। इधर आओ, आप अपनी बुक के एंड पेज पे जाओ, आप अपनी बुक के एंड पेज पर जाओ पहले, उससे 4-5 पेज पीछे आ जाओ। मतलब समझ रहे हो? क्योंकि मैंने आपको बता दिया 35 to 40 वर्ड्स आपको लिखवाने हैं, तो 5-6 पेज पीछे आ जाओ। मैं आपको बताता हूँ, आपने इस वाले पेज के आसपास आ जाओ। रुको, गुस्सा नहीं करते। एंड में ना आपको दिख रहा होगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के, जहां पर ये स्टार्ट हो रहे हैं ना क्वेश्चन, यहीं से करना स्टार्ट कर दो। अगर कुछ पेज कम पड़ गए, मतलब 3-4-5 पेज पीछे आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे 5-6 पेज चाहिए आपसे, और एक ही जगह लिस्ट बनी होगी ना, तो आपको बहुत काम आएगी। समझ आ रहा है आपको? तो 4-5-6 पेज पीछे आ जाओ, ठीक है। वहां पर एक पहला पॉइंट लिखो, हम भी एक अलग से एक पेज बनाएंगे और इसमें आप लिखेंगे, इसकी हेडिंग डालेंगे, ज्ञान की बात बताएं। ज्ञान की बातें, कुछ मन की बात करते हैं हम, ज्ञान की बात। ठीक है, बनाना स्टार्ट करें ज्ञान की बात। आप सबको क्या करना चाहिए, पहला एक वर्ड लिखना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल। पहला शब्द जो आपको मीनिंग बनाना चाहिए, पहला शब्द जिसका मीनिंग आपको बनाना चाहिए वो होना चाहिए इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, मैं आपको बताता हूं।
इंटरनल कंट्रोल किसे कहते हैं? मैं पहले ना बहुत छोटे वे में इसकी डेफिनेशन को समझाता हूं। सीधी सी बात, ये आपका घर है, ठीक है, मुझे ही पता आप बहुत अमीर पार्टी हैं, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से आपका घर बनाया है। समझ आ रहा है आपका? ये आपका एक घर है। आप क्या चाहते हो कि आपके घर में चोर जा पाए या ना जा पाए? तो इसके लिए आप क्या क्या करोगे, जल्दी बताओ। आप क्या कह रहे हो? हमारे घर में चोर ना जा पाए। ये हैं चोर, ठीक है। आप बताओ चोर ना जा पाए, और आप मान लो आपको घर से कहीं बाहर जाना है, तो आप क्या क्या करके जाएंगे, मुझे बताना जरा। गेट लॉक करके जाओगे? आप कह रहे हो हम जो अपने घर का दरवाजा है वो लॉक करके जाएंगे, तो ये एक इंटरनल कंट्रोल हो गया। अच्छा, और क्या करोगे? बात वही होगी, आपका कोई कसूर नहीं है। कभी घुटने पे चोट लगी थी बचपन में? इनको बेटा कोई कुछ नहीं कहेगा। बेटा देखो, आप अंडरस्टैंड करना, ह्यूमैनिटी भी तो कोई चीज होती है। कोई नहीं बेटा, आप बोले वापिस आओ। बाकी इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। बेटा देखो, कहने वाले लोगों को कहा जाता है। आ जाए, ठीक है आती भाई, इधर आओ, सही बात है, इधर आओ। आप लॉक लगाकर जाएंगे। अच्छा, और चोरी ना हो आपके घर में, तो आप उसके लिए और क्या एफर्ट करेंगे? मैं आपको बताता हूं, सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, पड़ोसी को बताकर जाएंगे। समझ रहे हैं आप कह रहे हो मैं सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, लॉक करके जाएंगे घर को, और उसके अलावा मैं और बताता हूं, आप सीसीटीवी कैमरा भी क्यों लगवाते हैं? ताकि चोर डरे कि भैया कोई मेरे को मोबाइल ऐप से ना देख रहा हो, मैं चोरी करने आ रहा हूं। तो बताओ बेटा, जब आप ये कहते हो ऊपर वाला, हाँ, तो ये सीसीटीवी भी एक इंटरनल कंट्रोल। ये सब इंटरनल कंट्रोल है। मतलब इंटरनल कंट्रोल मतलब फ्रॉड एंड एरर को रोकने के लिए, जो भी कोशिशें आपकी होती हैं वो सब क्या होते हैं? इंटरनल कंट्रोल। ये मैंने बहुत शॉर्टकट में इंटरनल कंट्रोल का मतलब बताया, लेकिन मैं अब आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये टर्म पूरे ऑडिट के कोर्स में आप ये मान लो 500 बार यूज हो जाएगी। तो आज ही इस शब्द को इतना पक्का कर देंगे कि अगली बार जरूरत ही ना पड़े कि हमें वर्ड का मीनिंग याद करने की। आज ही हम कर देंगे। चलो मैं आपको बताता हूं। कह रहे ऐसे 315 है एक, अभी हमें उसके नाम पर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे नंबर 315 के हमें नाम पर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऐसे 315 ने इंटरनल कंट्रोल का मतलब बताया। ऐसे 315 ने इंटरनल कंट्रोल का मतलब बताया। तो हम कहते ठीक है, एज पर ऐसे नंबर 315 आन दो, एज पर ऐसे नंबर 315 हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग पढ़ रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल होता क्या है? तो जरा सुनना। इंटरनल कंट्रोल हम कहते हैं, इंटरनल कंट्रोल में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, बोलना पड़ेगा। इंटरनल कंट्रोल में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, आवाज में दम नहीं है। इट में बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस, यानी वो सारी प्रोसेस, मैं बनवाऊंगा आपको, टेंशन ना लो, अभी आप समझो। वो सारी प्रोसेस जिसका डिम, वर्ड पकड़ना पड़ेगा, वो सारी प्रोसेस जिसका आवाज में दम नहीं है, वो सारी प्रोसेस जिसका सर डिम मतलब डिजाइन, इंप्लीमेंटेड और मेंटेन्ड, यानी वो सारी प्रोसेस जिसे डिजाइन करा गया है, प्लान करा गया है, ठीक है ना। प्लान करने के बाद आपने इंप्लीमेंट करा है, और एंड मेंटेन मतलब उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी भी थी। मैं आपसे एक छोटी सी बात बताता हूं, एक इंटरनल कंट्रोल का एग्जांपल और। आप क्लास में आते हैं, आपके कई बार आई कार्ड चेक होते हैं ना, ये भी एक कंट्रोल है, ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आकर यहां क्लास में ना पाए। ये भी एक क्या है? इंटरनल कंट्रोल। समझ आ रहा है आपको? कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आकर क्लास में ना बैठ पाए, ऑथराइज्ड पर्सन ही बैठ पाए, तो ये कंट्रोल है। एक बात बताओ, अगर आपको ये पता चल जाए कि पहली क्लास में ही जो है ना आई कार्ड चेक होंगे, उसके बाद चेक ही नहीं होंगे, बताओ बेटा, तो आप जिसने अनऑथराइज्ड पर्सन ने आना उसको पता होगा बस पहली क्लास में चेक होंगे, बाद में होंगे नहीं, तो फिर बताओ बेटा फ्रॉड होने के चांसेस, मतलब फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ गए या नहीं बढ़ गए? तो अनऑथराइज्ड पर्सन कहेगा कोई नहीं, मैं पहली 2-3 क्लासेस नहीं जाऊंगा, उसके बाद जाके बैठ जाऊंगा। पॉइंट। तो फिर हमारे उस इंटरनल कंट्रोल का, आई कार्ड का कंट्रोल जो हमने बनाया था, उसका कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ? आप बताओ, उस आई कार्ड का फर्स्ट क्लास में चेक करने का कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ।
क्यों? क्योंकि उसके अंदर, उस प्रोसेस के अंदर कॉन्टिन्यूटी नहीं थी। तो मेंटेनेंस वर्ड का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी। मेंटेन्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? जल्दी आंट दो, क्या भाई? वो सारी प्रोसेस जो आपने बनाई है, बनाने के बाद लागू करी है, और लागू करने के बाद उसमें कॉन्टिन्यूटी भी रखी है। क्योंकि अगर आप कॉन्टिन्यूटी नहीं रखोगे, आप बताओ, आप पहले दिन ताला लगा गए हो, अगले से फिर ताला लगाना बंद कर दिया, तो आपके घर में चोरी होगी या नहीं? भाई जब जब जाओगे ताला लगा कर जाओगे, लॉक कर जाओगे। जिस दिन लॉक नहीं करा उस दिन तो फिर पता ही है, स्वच्छ भारत अभियान हो जाएगा, घर का सारा घर। पॉइंट समझ रहे हैं? ठीक है ना? आपके घर के आसपास तो वैसे भी घूम रहा होता है रोमी। रोमी है नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। ठीक है ना? पॉइंट समझ आ रही है आपको? तो यानी इंटरनल कंट्रोल क्या है? वो सारी प्रोसेस, आंट दो, इंटरनल कंट्रोल क्या है? वो सारी जिसका डिम मतलब डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन। किसने करा है? जरा सुनना। पहला है TCWG। सर ये TCWG किसको कहते हैं? अभी के लिए आप मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी मैं आपको इसके बाद TCWG की डेफिनेशन कराऊंगा। इसके बाद मैं आपको TCWG की डेफिनेशन कराऊंगा। TCWG कौन होते हैं? पहले तो TCWG बोलना सीखो ना, अभी तो आप वर्ड ही सीखो। पहला वर्ड क्या सीख रहे हो आप? TCWG। आण दो, पहला वर्ड आप क्या सीख रहे हो? मजा नहीं आ रहा? पहला वर्ड आप क्या सीख रहे हो? और TCWG की फुल फॉर्म होती है दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। यानी ऑर्गेनाइजेशन के वो लोग जिनके ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलाने की जिम्मेदारी होती है। दोज चार्ज, जिन्हें वो चार्ज दिया गया है गवर्नेंस का, कि भाई तुमने चलानी है, कल को जो भी होगा तुम्हें जवाब देना होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अभी इसकी TCWG की पूरी डेफिनेशन करेंगे, घबराने की बात नहीं है। ठीक है ना? कह रहे इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं? वो सारी प्रोसेस जिसका डिम या तो किसने करा है? TCWG ने, या फिर किसने करा है? मैनेजमेंट ने, या फिर अदर पर्सोनल ने, यानी एम्प्लॉयज ने। पर्सोनल मतलब एम्प्लॉय ने। सर हमें ना याद होती जा रही है डेफिनेशन। अच्छा ऐसा है क्या? आपने इंटरनल कंट्रोल, अच्छा इंटरनल कंट्रोल किसने बताया? डेफिनेशन किसने दी है? एज पर ऐसे, आवाज में दम नहीं है, एज पर ऐसे क्या है इंटरनल कंट्रोल आपके हिसाब से? इट डिफाइंड एज अ प्रोसेस। वो सारी प्रोसेसेस, द प्रोसेस डिम, डी से, आवाज में दम नहीं, डी से आई से, वो सारी प्रोसेस जिसका डिम, डी से डिजाइन, आई से इंप्लीमेंटेड, एम से मेंटेन, मतलब बेसिकली कॉन्टिन्यूटी। फायदा नहीं है ना यार, आपने एक दिन इंटरनल कंट्रोल लगाया, अगले दिन नहीं लगाया तो फिर तो गए। वो सारी प्रोसेस जो डिम करी है बाय किसने? 3 झूले लटकाओ, पहला कौन हो सकता है? वो पहला हो गया TCWG। अच्छा दूसरा क्या हो गया? एंड कौन? बेटा स्टार्टिंग की 10 to 15 क्लासेस आपका फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए सब्जेक्ट पे, फिर आपको ये सब्जेक्ट बड़ा हल्का लगने लग जाएगा। स्टार्टिंग की जितनी भी क्लासेस हैं उसकी घर जाकर 2-2 बारी रिवीजन करो, और ये जो वॉइस क्लिप वाला काम मैंने बोला हुआ है इसके लिए ज़रूर बनाना। ठीक है ना? तो ये वॉइस क्लिप इसकी ज़रूर बनाने, मतलब जितनी भी एक ना अपने आप के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जितनी भी टर्म्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना उसका मीनिंग रिकॉर्ड करके रख लो कि यार इसका मतलब ये होता है, ताकि आप ना कभी भी ऑडिट की टर्म्स क्या होती हैं वो सब रिवाइज कर पाए। और जितने टॉपिक होते जा रहे हैं, देखो अभी ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है,
तो आप इसकी वॉइस क्लिप वाले काम करना स्टार्ट कर दो, एक चैप्टर की हेडिंग डाल दो नेचर ऑब्जेक्टिव, और उसमें जो टॉपिक होते जा रहे घर जाती है एक रूल बना लो, जो बना लोगे कॉन्टिन्यूटी रखोगे हो जाएगा। घर जाके 10 मिनट क्या काम करना है, 10 मिनट क्या काम करना है, बुक खोलनी है ऑडिट की, देखना है अच्छा ये था इसमें, ये था, रिकॉर्ड करके रख दो बस। कभी भी क्या होगा बताओ, आपको आते जाते जब भी रिवाइज करना हो पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर ले जाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक बन जाएंगे। जब आपको मम्मा चपाती देती है एक बारी में उठाकर थोड़ा ना एक खा लेते हो, बाइट कर करके खाते हो, खाई जाती है, वही सब चीज़ है। एक एक दो टॉपिक, तीन टॉपिक, चार टॉपिक जो हो रहे हैं रोज के रोज क्लिप बना लो। बेटा देखो आपने प्रॉमिस करा था भगवान को लास्ट टाइम भी, भगवान इस बारी करवा दे, अगली बारी पक्का पहले दिन से पढ़ेंगे, याद करो बेटा, इस बारी फिर जाना है भगवान को मुंह दिखाने आपने, समझ रहे हैं आप बात। हे प्रभु तू कितना दीन दयाल है, जो मस्के लगाते हो तुम, पॉइंट समझ आ रहा है आपको। तो वो भगवान को दोबारा चेहरा दिखाना है आपने। अब आप पहले दिन से प्रॉमिस कर रहे हो कि हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। देखो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके माइंड में ऐसा कर दूं कि 2 आवर्स का काम आप घर जाके 20 मिनट्स में रिवाइज कर लो मैक्सिमम में, ठीक है। पर आपके पार्ट पे भी एफर्ट हो, सिर्फ मेरे पार्ट की एफर्ट काम नहीं करेगी, प्रोफेशनल एग्जाम है, आपके पार्ट की एफर्ट भी जरूरी है, और आप और हम मिलकर 100% अटेम्प्ट क्लियर कर जाएंगे और विद रैंक, ठीक है बेटा। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं, चलो आगे आओ। अच्छा मैं अब आपसे एक बात पूछूं, चलो मैं अब आपसे एक बात पूछता हूं, आप ताला घर पे लगाकर गए हो, कहीं बाहर मार्केट गए हो या रिश्तेदार के घर गए हो, कहीं भी गए हो, क्या आप श्योर हैं चोरी होगी नहीं? हाँ जी, आवाज में दम नहीं है, क्या कंफर्म नहीं है? हाँ चांसेस है कि नहीं होंगे लेकिन फिर भी हो, यही तो कहते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। देखो कह रहे इंटरनल कंट्रोल क्या है, वो सारी प्रोसेस जिसका डिम किसने करा है, या तो टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट या अदर पर्सनल, किस लिए, ताकि उन्हें क्या मिल पाए, रीजनेबल एश्योरेंस। क्या मिल पाए भाई, 100% तो श्योर हो नहीं पाएंगे। 100% अगर श्योर होते तो यहां पर वर्ड लिखा होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, यहां वर्ड क्या लिखा है यार। एक बात तो आपने सिक्योरिटी गार्ड रख दिया, आपने अपनी कार में सेंटर लॉक लगवा लिया, लेकिन आपने फिर भी देखा होगा चोरी तो फिर भी हो जाती है। आपने सिक्योरिटी गार्ड बिठा रखा है मोहल्ले में, फिर भी चोरी हो जाती है, तेरे मोहल्ले में, ठीक है ना, फिर भी कई बार चोरी हो जाती है या नहीं हो जाती। यानी इंटरनल कंट्रोल लगाने के बावजूद भी आपको सिर्फ मिलती है तो क्या, रीजनेबल एश्योरेंस। आड़ दो क्या, तो यही बात तो होगी। ये हम बाद में भी पढ़ेंगे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, चैप्टर नंबर 3 के। तो इंटरनल कंट्रोल की पहली बुराई यही है, इससे सिर्फ क्या मिलती है, 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते भाई, चोरी हो ही नहीं सकती। पॉइंट समझ आ रहा है। तो यही देखो, इट प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर को मतलब सॉरी क्लाइंट को इंटरनल कंट्रोल लगाने से सिर्फ क्या मिलती है, रीजनेबल एश्योरेंस कि हम एंटिटी के ये सब ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। यानी ये सब ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये सब ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बोलना पड़ेगा, ये सब ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए एंटिटी ने जितनी भी प्रोसेस का डिम करा है, टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट और अदर पर्सनल ने जितनी भी प्रोसेस का डिम करा है, वही सब क्या होते हैं, इंटरनल कंट्रोल। क्या सब पाना चाहते हैं, ये 5 चीजें पाना चाहते हैं। पहला देखो, हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल हो जाए, मतलब हमारे अकाउंट्स रिलायबल बन जाए। फाइनल में सीए फाइनल में अकाउंट्स का नाम क्या है, एक मिनट आपको ऑन करूं। सीए फाइनल में आपके अकाउंट्स का नाम बदलकर क्या हो जाता है, अभी आपका नाम क्या है, और फिर सीए फाइनल में अकाउंट्स का नाम क्या हो जाता है, यही तो बता रहा हूं। अभी आप सीख रहे हो अकाउंट्स बनते कैसे हैं, फाइनल में आप सीखोगे अकाउंट पेश कैसे किए जाते हैं। अभी आपको अकाउंटिंग करना सिखा रहे हैं, जब आप वो सीख गए तो फिर पेश कैसे, मतलब जैसे अब 2 स्टेप होते हैं। आपको शाही पनीर बनाना अभी सिखा रहे हैं, जब बन जाएगा तो उसे खाना नहीं, खाएंगे तो कोई और खा। तेरे को देख के तो यही लग रहा है खाना ही चाहेंगे आप। सुनो मेरी बात, फिर वो शाही पनीर को बाउल में डालकर उसके ऊपर 2
2 पनीर के पीस डालकर गार्निशिंग कैसे करनी है, क्रीम डालनी है, कोरिएंडर डालना है, ऊपर से हल्का सा बटर का एक स्लाइस डालना है, और फिर ये चीजें आपको फाइनल लेवल पे सिखाई जाएंगी। अभी तो आपको बनाना सिखा रहे हैं, अकाउंट बन रहे हैं, तो इसलिए उसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। रिपोर्ट कर रहे हो आप, समझ रहे हो। तो देखो ये 5 ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं, ये 5 ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं, बोलना पड़ेगा ये कितने ऑब्जेक्टिव बेटे, ये 5 ऑब्जेक्टिव पाने के लिए आप जितने भी प्रोसेस का डिम कर रहे हैं, टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट और अदर पर्सोनल जितनी भी प्रोसेस का डिम कर रहे हैं, उन्हीं को इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि यार हमारे अकाउंट्स कैसे से बन जाए रिलायबल, अकाउंट्स रिलायबल बन जाए, इस चीज के लिए जितनी भी प्रोसेस आप लगा रहे हो वो सब क्या है, इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, दूसरा हमारे जो काम है वो इफेक्टिव और एफिशिएंटली हो, यानी जो हमारा ऑपरेशन है, जो हम जिस चीज के बिजनेस में है, जो भी हमारे काम है वो सब इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से चले। तीसरा एसेट क्या रहे, सेफ। फोर्थ लॉ का क्या हो जाए, पालन, लॉ का क्या हो जाए, पालन, ठीक है। और एक और जब मैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बताऊंगा ना, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होते हैं, फिर आपको बता दूंगा एक और ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो अभी के लिए ये 4 ही रख लेते हैं, यानी ये 4 ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, बोलना पड़ेगा ये कितने ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, आवाज में दम नहीं है, जितने भी कितने 4 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस हो जाए, ये पाने के लिए जितनी भी प्रोसेस का आप क्या करते हैं बेटा, डिम, जितनी भी प्रोसेस का आप क्या करते हैं, डिम। आप मतलब टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट और to provide reasonable assurance, to provide reasonable assurance about the achievement of entities objectives with regards to, कितने झूले, 4, with regards to कितने झूले, 4। हाँ जी बेटा, समझ आना स्टार्ट हो रहा है। और ये 4 ऑब्जेक्टिव में पहला क्या लिखोगे बताओ, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लिखो। पहला आप क्या लिखोगे बेटा, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, दूसरा आप क्या लिखोगे, बोलो ना बेटे, दूसरा आप क्या लिखोगे, क्या हुआ, अरे यार तुम भी चाइनीज ही हो। दूसरा आप क्या लिखोगे, मतलब तुम्हें मेरी मतलब चलो कोई नहीं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, एक एक चीज का बदला लिया जाएगा। थर्ड आप क्या लिखोगे बताओ, सेफगार्ड ऑफ एसेट्स। और फोर्थ आप क्या लिखोगे, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। क्या आपको इंटरनल कंट्रोल का मतलब समझ आ गया? चलो मैं अब इसमें ना 3 वर्ड यूज हुए, मैं तीनों वर्ड्स का मीनिंग आपको बता देता हूँ। इसमें ना 3 वर्ड्स यूज हुए, मैं तीनों वर्ड्स का मीनिंग आपको बता देता हूँ। एक वर्ड टीसीडब्ल्यूजी, दूसरा वर्ड मैनेजमेंट और तीसरा वर्ड अदर पर्सोनल। आपको समझना पड़ेगा, पहले आप थोड़ी सी बातें समझेंगे ना तो आपको वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करें, एक एग्जाम्पल से करते हैं। मैं आपको टीसीडब्ल्यूजी का मीनिंग लिखवाऊंगा और
टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट का मतलब बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो ये ज्ञान की बातों में ही दूसरी बात आप लिख रहे हैं, कौन सी बच्चे, टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। स्टार्ट करें कहानी? हाँ जी बेटा, चलो सुनना, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भाई ये बंदा जो है ना डायरेक्शन देता है कि यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब होना चाहिए, समझ आ रहा है आपको? ये डायरेक्शन एग्जीक्यूट करवाता है, यानी इनके ऊपर होती है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बताओ बेटा, और ये अल्टीमेटली उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट। तो जिस बंदे ने बताया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब होना चाहिए, जिसको आप आम जिंदगी में टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हो, सुने कभी? वही होते हैं कौन, टीसीडब्ल्यूजी। और जो उस डायरेक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे मान लेते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स ने डिसीजन बनाई, तो जो डिपार्टमेंट्स के हेड होंगे ना, अकाउंट्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, उनको हम कहते हैं क्या, मैनेजमेंट। और ये जो एग्जीक्यूट करते हैं ये हो गए अदर पर्सोनल। पॉइंट समझ आ रहा है आपको या नहीं हो रहा? देखो समझ आना स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ? बोलो यस या नो। जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए बेटा, यस या नो? यस सर। लालची, इधर आओ। सबसे पहली बात आपको टीसीडब्ल्यूजी का मीनिंग करवाते हैं। ये लिखनी है अभी आपको डेफिनेशन, जो मैं बोलूंगा वही सिर्फ। कह रहे द पर्सन्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी। समझ रहे हो? वो लोग होते हैं जिनके ऊपर किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम्हें ध्यान रखना है स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस ऑफ द एंटिटी का, और तुम्हारे ऊपर किस चीज की ऑब्लिगेशन है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एंटिटी। तुम्हारे ऊपर अकाउंटेबिलिटी वर्ड का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, बोलना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, आवाज में दम नहीं है। अकाउंटेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, पॉइंट समझ आ गया आपको? यानी टीसीडब्ल्यूजी वो लोग होते हैं, टीसीडब्ल्यूजी वो लोग होते हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस, बड़ी बड़ी जो डिसीजन है, जो डायरेक्शन है, उनको ओवरसी करना, वो सही ढंग से काम कर रही है या नहीं। और साथ में एंटिटी प्रॉफिट में है, हर चीज का एंटिटी का जवाब उन्हें ही देना पड़ेगा, भैया ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो लिख लो जरा, द पर्सन्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, द पर्सन्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पर्सन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, पहला, इनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस ऑफ द एंटिटी। देखो आप बताओ, कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं, कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं, ये कौन बताएगा? टॉप लेवल डिसाइड करेंगे, मिडिल लेवल या एम्प्लॉइज? वही वाली बातें तो कर रहे हैं। कह रहे हैं ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी, जिनका काम क्या है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी को ओवरसी करना। एंड दूसरा ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी, ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। अकाउंटेबिलिटी वर्ड का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ? भाई जवाबदेही तुम्हारी होगी,
ठीक है, यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको? यहां तक का पॉइंट समझ आ गया? वापस चले। अच्छा, अब आपका मन होगा TCWG तो आपको समझ आ गया, मैनेजमेंट का मतलब लिखना, मैनेजमेंट का मतलब लिखना यानी जो डायरेक्शंस बनाते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं वो TCWG, और उन डिसीजंस को जो एग्जीक्यूट करवाते हैं मैनेजमेंट। तो लिखो जरा मैनेजमेंट का मतलब, मैनेजमेंट का मतलब लिखो, द पर्सन्स विद TCWG तो आपने लिख लिया, इसी में ही मैनेजमेंट का मतलब लिखो, द पर्सन्स विद एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, द पर्सन्स विद एग्जीक्यूटिव responsibility, the persons with executive responsibility for the conduct of entities operation, for the conduct of entities operation। यानी जो बड़ी बड़ी डिसीजंस लेते हैं वो TCWG, और उन डिसीजन को इंप्लीमेंट करवाने वाले लोग मैनेजमेंट। देखो मैं अब आप छोटी सी बात बताता हूं, अब जरा सुनना, ये दोनों अलग अलग लोग होते हैं। TCWG कौन हो गया? जिसके ऊपर भाई पूरी जिम्मेदारी है। किस चीज की जिम्मेदारी है बताओ ना, जिसके ऊपर किस चीज की जिम्मेदारी है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, भाई एंटिटी तेरे भरोसे छोड़ी हुई है, तेरे हिसाब से चल रही है, तूने एंटिटी को चलाना है, समझ रहे आप मेरी बात? तो भाई तू ही तो जवाब देगा ऐसा क्यों या वैसा क्यों। और उनके अंडर में कौन होती है? मैनेजमेंट। ये डायरेक्शंस देते रहते हैं, बड़ी बड़ी डिसीजंस लेते रहते हैं और मैनेजमेंट को बोलते रहते हैं, और मैनेजमेंट उसको एग्जीक्यूट करती रहती है। देखो बड़ी बड़ी कंपनीज में तो ऐसा होता है, लेकिन एक बात बताओ, आपकी गली की जो दुकान है वहां पर मालिक भी एक ही बंदा है, डिसीजंस भी वही ले रहा है और डिसीजन एग्जीक्यूट भी। तो कई जगह TCWG और मैनेजमेंट सेम भी हो जाती है। तो नीचे नोट लिखना इसी पॉइंट में, TCWG and management may be the same, TCWG and management may be the same, TCWG and management may be the same। क्या आपको वर्ड क्लियर हुआ? हु इज TCWG, हु इज मैनेजमेंट? समझ आ रहा है आपको? यस और नो? ये अदर पर्सोनल हो गए, एम्प्लॉइज। यहां तक का पॉइंट समझ आया? अब हम वापस चलते हैं किस पर? अच्छा एक क्वेश्चन आपको करवा दूं, मन है आपका करने का? चलो आपको बताते हैं। चलो पहला MCQ करेक्ट इनकरेक्ट या MCQ देखते हैं जो आप बता पाओगे। ये देखो 7th MCQ अगर देखो, द पर्सन्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटीज आर। पॉइंट समझ आ गया आपको? उन्हें ऑडिट में क्या कहा जाता है? TCWG। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपसे? पहला क्वेश्चन ऑडिट का जो आपने सॉल्व करा आपसे हुआ। चलो बहुत बढ़िया, वापिस आ जाओ। हम क्या पढ़ रहे थे बताओ? ऑडिट के फायदे बताओ। अभी तक ऑडिट के हमने जो जो फायदे पढ़े हैं, ज्ञान की बात से वापस लौट कर अब लौट चले कहां पर? गली नंबर 1.13 पर, यानी गली नंबर 1.13, यानी तेरी गलियां। चलो आ जाओ जी, ऑडिट के फायदों पे वापस लौट आते हैं। बताओ पहला फायदा ऑडिट का क्या होता था यार? ये बंदा सेफगार्ड, ऑडिट की वजह से बंदा सेफगार्ड फील करता है अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट का। क्यों? इवन दो वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा, इट एक्ट एज अ मॉरल चेक। बोला पड़ेगा, इट एक्ट एज अ मॉरल चेक, ये ऑन द एम्प्लॉयज फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड। दो बातें समझ आ गई आपको? तीसरा, भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। फोर्थ, और कौन एक्सेप्ट कर लेता है?
बैंकर्स, लैंडर ऑफ द मनी। फिफ्थ फायदा क्या था? फ्रॉड और एरर पकड़वा के देता है यार ऑडिट, और क्या करे भाई, ठीक है ना। और अगला पॉइंट, आपके इंटरनल कंट्रोल कहां पर वीक है और कहां पर स्ट्रांग है ये भी पता चल जाते हैं ऑडिट के दौरान। तो भाई आपको पता चल जाता है ना, आपको पता चल जाता है अपने इंटरनल कंट्रोल, यानी जो प्रोसेस आपने बनाई थी फ्रॉड एंड एरर्स वगैरह को रोकने के लिए, एसेट्स को सेव करने के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही ढंग से होने के लिए, वो कहां कहां पर सही है और कहां कहां पर बेकार है, आपको ऑडिट की वजह से वो भी पता चल जाता है। तो देखो, एन ऑडिट रिव्यू, ऑडिट में हम रिव्यू करते हैं किस चीज का? वेरियस कंट्रोल्स जो ऑपरेट हो रहे हैं एंटिटी में, उनकी एग्जिस्टेंस, क्या वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, इंटरनल कंट्रोल जहां होने चाहिए वहां पर है या नहीं, ये हमें पता चल जाता है, और वो क्या सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं ये पता चल जाता है। किसकी वजह से? ऑडिट की वजह से। और अगर हैं तो उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं हमें ये पता चल जाता है, यानी इट इज हेल्पफुल इन पॉइंटिंग आउट द डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल। यानी ये आपको किस चीज में हेल्प करता है ऑडिट? बताओ बेटा, आपको पॉइंट आउट बता कर देता है कि यार आपके यहाँ के इंटरनल कंट्रोल, जो आपकी मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी और अदर पर्सोनल ने जो इंटरनल कंट्रोल लगा रखे ना, उनमें यहां पर कमियां हैं, यहां पर क्या है, ये पता चल जाता है। और फिर आप अपनी कमियों को सुधारोगे तो इसकी वजह से फ्रॉड एंड एरर के रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑडिट का ये फायदा, लिखो जरा। It is useful at pointing out deficiencies of various controls operating in any entity। ये यहां से लाइन स्टार्ट होगी। Audit is useful at pointing out deficiencies of various controls operating in any entity। बोलो, समझ आ रहा आपको या नहीं आ रहा? तो अंडरलाइन क्या करेंगे आप? पॉइंटिंग आउट डेफिशिएंसीज, ठीक है ना, यानी आपको आपके इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज पता चल जाती है। और अगली और लास्ट बात इस टॉपिक की, यार ऑडिट की वजह से बताओ बेटा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्वालिटी, तो यानी ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। अगला फायदा लिखो, लास्ट फायदा, ऑडिटेड अकाउंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? जल्दी बोलो ना, जल्दी बोलो। हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। मेरे ख्याल से आपको पॉइंट समझ आ चुका है। चलो फिर मैं अब आपको ना पहले कुछ टर्म्स सिखाऊंगा, फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। पहले मैं आपके साथ कुछ टर्म्स डिस्कस करने जा रहा हूं। आप ज्ञान की बातों में पॉइंट नंबर कौन सा बनाएंगे? 3rd। सर आप हमें कौन सा वर्ड सिखाने जा रहे हैं? बेटा मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एफआरएफ। एक बारी वर्ड बोलना बच्चे, क्या सिखाने जा रहा हूं मैं आपको? मजा नहीं आ रहा, क्या वर्ड सिखाने जा रहा हूं बच्चे? एक होता है एफआरएफ और एक होते हैं एप्लीकेबल एफआरएफ। ये देखो वर्ड जरा पकड़ना। एफआरएफ का मतलब होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैं आपके साथ एक वर्ड डिस्कस करने जा रहा हूं, तो आप सब पॉइंट नंबर 3rd में लिखेंगे ऐसे, एफआरएफ और एप्लीकेबल एफआरएफ, ऐसे ही लिखेंगे आप सब, एफआरएफ और एप्लीकेबल एफआरएफ। सीधी सी बात बताऊं शॉर्टकट में, पहले तो एफआरएफ की फुल फॉर्म याद करते हैं। नाम क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आण दो, नाम क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नहीं मजा नहीं है, दोबारा, नाम क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर इसका मतलब क्या है? भाई पूरे वर्ल्ड में जो अकाउंट्स बनाने के रूल्स गाइडलाइंस है ना, वो सब एफआरएफ है। पूरे वर्ल्ड में जो अकाउंट्स बनाने के रूल्स हैं वो सब क्या है? एफआरएफ।
और उनमें से जो हमने अडॉप्ट करे हैं अकाउंट्स बनाने के लिए वो हो गया हमारे ऊपर क्या, एप्लीकेबल एफआरएफ। एग्जांपल देता हूं आपको समझ आ जाएगा। यूएस गैप, ठीक है ना, जो यूएस गैप है वो एफआरएफ है, लेकिन इंडिया में यूएस गैप थोड़ा ना लगते हैं, इंडिया में तो एएस लगते हैं, इंड एएस लगते हैं, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 लगता है, यस और नो। तो जरा सुनना, पूरे वर्ल्ड में जो अकाउंट्स बनाने के रूल्स हैं, पूरे वर्ल्ड में जो अकाउंट्स बनाने के वो सब क्या है, एफआरएफ। और उनमें से, अच्छा पूरे वर्ल्ड की बात करो तो इंडिया भी उसका पार्ट है या नहीं है? उनमें से जो इंडिया में हम अकाउंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं वो हमारे लिए क्या हो गए, एप्लीकेबल एफआरएफ। समझ आ रहा है आपको? अच्छा ऑस्ट्रेलिया में भी तो अकाउंट्स बनते होंगे, तो वहां पर ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में भी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे ना, वहां पर भी तो अकाउंटिंग बॉडी होगी जो अकाउंट्स बनाने के लिए आपको क्या बताती होगी, रूल्स बताती होगी। तो वो ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एफआरएफ बट नॉट एप्लीकेबल एफआरएफ। पहले मैं इसको नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में लिखवाता हूं, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं। कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपके साथ टर्म्स डिस्कस करने जा रहा हूं, तो एफआरएफ के बारे में लिखना। पूरे वर्ल्ड में जो अकाउंट्स बनाने के रूल्स हैं, पूरे वर्ल्ड में जो अकाउंट्स बनाने के रूल्स हैं आर नोन एज एफआरएफ। एफआरएफ बोले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। पूरे वर्ल्ड में जो अकाउंट्स बनाने के रूल्स हैं आर नोन एज क्या, एफआरएफ। और एप्लीकेबल क्या, एफआरएफ क्या हो गए, उनमें से जो हम अपने अकाउंट्स बनाने के लिए, उनमें से जो हम अपने अकाउंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, उसे मैं क्या कहता हूं, एप्लीकेबल एफआरएफ। पहले ना एप्लीकेबल एफआरएफ की डेफिनेशन देखो। बेसिकली एप्लीकेबल एफआरएफ बताऊं क्या हो गए, अगर मैं कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, एएस या इंड एएस और शेड्यूल 3, समझ गए, शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दे रखे हैं। तो जिसको आप कहते हो ना यार लॉ एंड एएस, अच्छा पार्टनरशिप में शेड्यूल 3 लगता है, पार्टनरशिप के अकाउंट्स में शेड्यूल 3 लगता है, उस पर क्या लगता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। यानी वो सारे रूल्स और रेगुलेशन जो अकाउंट्स बनाने के लिए हमारी एंटिटी यूज करी है, उनको मैं कहता हूं एप्लीकेबल एफआरएफ। उनको मैं कहता हूं, मजा नहीं आया, उनको मैं कहता हूं, ठीक है ना। तो देखो पहले एप्लीकेबल एफआरएफ की कह रहे हैं, एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब होता है अ फ्रेमवर्क अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जो फ्रेमवर्क, जो लॉ एंड एएस, जो एएस, इंड एएस, शेड्यूल 3 आप एडॉप्ट कर रहे हो, जो फ्रेमवर्क मतलब एएस, इंड एएस, शेड्यूल 3 आप फॉलो अडॉप्ट कर रहे हो इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड दैट इज, और आप कौन से वाला यूज कर रहे हो, दैट इज एक्सेप्टेबल इन व्यू ऑफ द नेचर ऑफ द एंटिटी। आपकी एंटिटी के नेचर के हिसाब से वही होना चाहिए था, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दैट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ और रेगुलेशन। मतलब वो सारे अकाउंट्स बनाने के रूल्स जो आपकी एंटिटी के नेचर को सूट करते हैं, और लॉ भी आपको कहता है कि ये यूज करना है, अकॉर्डिंग टू लॉ है, उन सब लॉ एंड, हमारे यहां पर किसको कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अकाउंट बनाओ ना। तो यानी बेसिकली जो वो सारे अकाउंट्स बनाने के रूल्स जो हमने इंडिया में अपनी एंटिटी के लिए अडॉप्ट करे हैं, वो सब क्या हो गए, एप्लीकेबल। क्या आपको वर्ड समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, व्हाट इज एप्लीकेबल एफआरएफ? क्योंकि अगर आपको टर्म्स क्लियर होंगी तो आपको ऑडिट की लैंग्वेज इतनी आसान लगेगी ना
समझ आ रहा है आपको? तो कोई बनी बनाई आईसीआई ने डिक्शनरी तो बनाई नहीं है, तो हम वर्ड्स को पकड़ पकड़ के अपने आप सॉल्व करके एक पूरी लिस्ट बना देंगे। तो आप एप्लीकेबल एफ और एफ की पॉइंट लिखना, एप्लीकेबल एफ और एफ के नीचे लिखो ये, इट इज द फ्रेमवर्क, इट इज द फ्रेमवर्क। वर्ड फोकस करना बॉक्स में, एडॉप्टेड, वो फ्रेमवर्क, वो एएस, इंड एएस और शेड्यूल 3, वो एएस, इंड एएस और शेड्यूल 3, ठीक है ना, जो आपने अडॉप्ट करे हैं। किस चीज के लिए अडॉप्ट करे हैं? इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आ रहा है आपको? यहां तक लिख लिया? फिर आगे लिखो इसी में, दैट इज एक्सेप्टेबल इन व्यू ऑफ, यहां तक लिखने के बाद रुक जाना, दैट इज एक्सेप्टेबल इन द व्यू ऑफ, दैट इज एक्सेप्टेबल इन द व्यू ऑफ, फिर 2 झूले लटका देना। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि कोई भी रूल्स यूज करे जा रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए। वो क्या भी होने चाहिए? एक्सेप्टेबल। पहले वाले झूले पे लिखना अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एंटिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में तो आप किसी भी तरीके के अकाउंट्स बना लो। भाई आप सोल प्रोप्राइटर है तो कंपनी जैसे अकाउंट बना लोगे? बोलो ना बेटा। आप मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग वाली ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ट्रेडिंग P&L बनाओगे, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा ना बनाओगे। वही तो बात कह रहे हैं, जो आपकी एंटिटी के नेचर के अकॉर्डिंग सूट करता था आपने वही अडॉप्ट करा है। एंड प्लस, मतलब आप फर्स्ट वाले झूले से दूसरे वाले झूले पे जा रहे हैं ना, आप फर्स्ट वाले झूले पे रहे, फिर आप जा रहे हैं दूसरे वाले में, बीच में प्लस का साइन बनाते हुए जाना है आपको। समझ आ रहा है आपको? आप एक झूले पे हैं, फिर आप दूसरे झूले पे जा रहे हैं और जाते जाते प्लस का साइन बनाते हुए जा रहे हैं। ये आपको वो स्लो मोशन वाले कैमरा में दिखेगा। पॉइंट समझ आ गया आपको कि आप जा रहे हैं, कर्मों में जुड़ेगा तुम्हारे। दूसरी तरफ क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। दूसरे वाले झूलों पे लिखोगे रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। और बताओ इंडिया में बोला भी गया है, इन केस ऑफ कंपनीज इन इंडिया, इंडिया में एफआरएफ का मतलब क्या होगा? शेड्यूल 3 प्लस एएस एंड कंपनीज के लिए क्या होगा? शेड्यूल 3 और एएस प्लस इंड एएस। मेरे ख्याल से आपको तो पॉइंट समझ आ रहा है। हाँ जी। अच्छा, मैं बैंकिंग कंपनी होती तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो सेक्शन 29 वाला फॉर्मेट बता रखे हैं वो, और साथ में ये हो जाता पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और क्या कहते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एएस। समझ आ रहा है आपको? तो ये मेरे ख्याल से आपको एफआरएफ समझ आ गया। अब आप एप्लीकेबल एफआरएफ समझ आ गया। एफआरएफ के नीचे लिखना, एफआरएफ के नीचे लिखना इट रेफर्स टू द गाइडलाइंस, एफआरएफ के नीचे लिखना इट रेफर्स टू द गाइडलाइंस, it refers to the guidelines for, it refers to the guidelines for preparation and presentation of, for preparation and presentation of क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो ये वर्ड समझ आ गया आपको? पक्का? ठीक है। अब मैं आपको एक और वर्ड सिखा रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 बनाएंगे आप सब। पॉइंट नंबर 4 आप बनाएंगे आपने ये लिखना जो मैं बोल रहा हूं। आपने मटीरियलिटी वर्ड लिखा है, मटीरियल या मटीरियलिटी क्या लिखा है आपने?
तो अब लिख लो फिर मटीरियलिटी, एक वर्ड लिखो बेटा मटीरियलिटी। पहले मैं आपको एक बात समझाता हूं, फिर मैं आपको एक डेफिनेशन इसकी लिखवाऊंगा, ये काम आएगा मटीरियलिटी वर्ड या मटीरियल वर्ड, बहुत जगह काम आएगा बेटा। देखो आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, काश ऐसा मुझे भी कोई बोलता। बेटा आई एम अ मैरिड पर्सन, सोच समझ के बोलो बेटा। आप ये कह सकते आपकी वाइफ के पास बहुत पैसा है, मेरे पास कहां से कह रहे हो? समझ आ रहा है आपको? पगले रुलाएगा क्या? वापिस आ। मजदूर आदमी से पूछ रहे हैं तुम्हारे पास बहुत पैसे, बताओ, देखो गरीबों का मजाक उड़ाते हुए लोग, इधर आओ सुनना, मैं आपके साथ बात करता हूं। आपके पास पैसा है और आप एक कंपनी में ना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्यों इन्वेस्ट करने जा रहे हैं? क्योंकि कंपनी के ना प्रोस्पेक्टस में एक बात लिखी हुई है कि कंपनी ना पिछले 10 साल से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है। कंपनी ना पिछले 10 साल से अपने शेयर होल्डर को हर साल डिविडेंड देती है। तो आपने कहा यार इन्वेस्ट कर, रेगुलर इनकम सेट हो रही है। समझ आ रहा है आपको? तो आप इन्वेस्ट करने जा ही रहे थे, अचानक से आपके पास एक खबर उड़ते उड़ते आई, ठीक है, एक खबर उड़ते उड़ते आई समझ आ रहा है आपको? और उस खबर में ये लिखा हुआ आया कि कंपनी लास्ट 10 ईयर से डिविडेंड तो दे रही है, लेकिन कंपनी ने ये नहीं बताया कि एसेट्स बेच के दे रही है। ऑपरेशनल तो कोई प्रॉफिट है ही नहीं, ऑपरेशनल प्रॉफिट्स तो है ही नहीं। अब बताओ बेटा, आप इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे? यानी आपकी डिसीजन क्या हो गई? चेंज। यानी ये डिविडेंड का अमाउंट आपके लिए मैटर करता था, मटीरियल है। यानी एन आइटम इज सेड टू बी मटीरियल। जरा सुनना वर्ड, जरा मैं बोलने जो जा रहा हूं, एन आइटम इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर वो एक आइटम मटीरियल है। अगर उसमें गड़बड़ होने की वजह से, अगर उसमें आवाज में दम नहीं है, अगर उसमें जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, जो यूजर ऑफ अगर उसकी इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो जाती है, यानी जिन बातों के अंदर गड़बड़ होने की वजह से यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो जाती है, यानी उस गड़बड़ की वजह से यूजर की इकोनॉमिक डिसीजंस पर फर्क पड़ रहा है, तो वो सारी चीजें आपके लिए क्या होंगी? मटेरियल। क्या कहना चाह रहे हैं? सुनो ना, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मिसस्टेटमेंट्स आर कंसीडर्ड मटीरियल। उन मिसस्टेटमेंट्स को, उन गड़बड़ को हम कहेंगे यार ये तो बहुत बड़ी गलती है। कब? इफ वो गलती अकेले या किसी के साथ मिलकर क्या कर सकती है? कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर, जिसने वो डिसीजन लेनी थी ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आ रहा है? तो वो हर एक गलती बड़ी गलती है, हर एक गलती मटीरियल गलती है, हर एक गलती अगर उसकी वजह से जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी इकोनॉमिक डिसीजंस पर फर्क पड़ता है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? लिखना जरा। अच्छा एक और बात बताऊं, चलो एक सेकंड रुक जाओ प्लीज, एक बात और बताते हैं। जरूरी नहीं है आप कुछ करो तो ही वो गलती है, कई बार आप कुछ नहीं करते वो भी गलती होती है। जैसे मम्मी ने बोला बेटा शाम को 6 बजे ना मोटर का बटन दबा दियो या मोटर का बटन बंद कर दियो, ऐसे बोलते हैं ना, मम्मी बोल कर जाती है मैं मार्केट जा रही हूं, और बताओ आपने नहीं करा, बताओ वो एक गलती है या नहीं है? अच्छा 5 स्टार वाली एड तो आपने देखी है, शुक्र है बेटा आपने, यानी कुछ नहीं करने से भी कुछ होता है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है मतलब कुछ आप एक्शन करें तो ही कुछ होगा, कई बार आप कुछ नहीं भी करते तब भी तो हो जाता है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यही बात करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कोई ओमिशंस भी, यानी एक्शंस। देखो मैं अब आपको बताता हूं, आप रेड लाइट देखना भूल गए
क्या ये गलती है या नहीं है? समझ आ रहा है आपको? और आप रेड लाइट देखकर भी जंप कर रहे हैं, ये भी एक तो जरूरी नहीं है जब आप कुछ करो तभी गलती है। कई बार आप कुछ नहीं, आप हमेशा ही बोलते हो मैंने तो कुछ करा भी नहीं था तब भी मार दिया आपने मम्मी पापा को, तो आप यही तो कह रहे हो तो मैंने तो कुछ नहीं करा, तब भी आपकी गलती हो जाती है कई बार। याद करो वो बचपन के वो दिन भी क्या दिन थे। देख रहे हो इनको, है विनोद? चलो लिखो जरा, फिर यहां से लिखना स्टार्ट करो। हम उस गलती को बड़ी गलती मान लेंगे जो इंडिविजुअली या फिर इन एग्रीगेट, यार कई बारी तो क्या होती है एक गलती होती है और कई बारी वो गलती अपने आप में बड़ी नहीं थी लेकिन दूसरी गलती के साथ मिलकर बड़ी गलती होगी। बेटा ये जरा वर्ड्स आप सुनेंगे आपको ऑडिट की टर्मिनोलॉजी तभी क्लियर होगी। देखो कई बारी क्या होता है, कई बारी क्या होती है, जैसे जरा सुनना मान लेते हैं वैसे एक गलती छोटी थी लेकिन वो दूसरी गलती के साथ मिलकर अब दोनों गलती का इफेक्ट क्या हो रहा है पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़ रहा है। ऐसी वाली गलतियां भी होती है। जरूरी नहीं है कि यार कोई गलती इंडिविजुअली ही बड़ी हो, कई बार वो किसी के साथ मिलकर भी बड़ी गलती मानी जाती है। तो यही मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? मटीरियलिटी का मतलब जरा समझो ना। मटीरियलिटी हम किसको कहेंगे? द मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग व्हाट आर कंसीडर टू बी, हम उस गलती को बड़ी गलती मानेंगे और गलती वो हो सकता है आपने करी हो या कुछ नहीं करा, ठीक है ना। इफ दे इंडिविजुअली, कई बारी तो वो अपने आप में मटीरियल होती है गलती, और कई बारी इन द एग्रीगेट किसी के साथ मिलकर वो बड़ी गलती बन जाती है। कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स, और वो गलती ऐसी है जिससे हम उम्मीद लगा रहे हैं यार इससे तो इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर, इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड डिसीजन ऑफ द यूजर जो लेनी थी ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस पर क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव पड़ेगा। क्या आपको पॉइंट समझ आना स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? पहले आप ये करके दिखाओ। चले, नोट कर लिया? अच्छा नहीं करा, कर लो बेटा नोट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मेरी बात और सुनो फिर, अगर कर लिया तो अगली डेफिनेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मिस स्टेटमेंट। अगली डेफिनेशन जो हम करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं क्या? मिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो यानी पॉइंट नंबर 5 आप बनाओगे मिस स्टेटमेंट। देखो आप बनाओ, आपको हेडिंग अच्छा लगेगा बनाकर। जब आपको वर्ड समझ आने लग जाएंगे ऑडिट के तो आपको बहुत अच्छे लगेगा। पहले आप पॉइंट बनाओ मिस स्टेटमेंट। लिख लिया आपने मिस स्टेटमेंट? ये रहा, रुको अभी नोट मत करना, पहले जरा समझना। एक वर्ड बोलो पहले, एसीपी डिस्क्लोजर। मजा नहीं आया? दोबारा, आवाज में दम नहीं है, दोबारा। आओ मैं आपको मिस स्टेटमेंट का मतलब बताता हूं। देखो एसीबी डिस्क्लोजर मतलब अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। पहले बोलेंगे एसीपी डिस्क्लोजर। एक बारी वर्ड पकड़ो बेटा, क्या? ए से क्या हो गया? अमाउंट। सी से क्या हो गया? पी से क्या हो गया? फिर डिस्क्लोजर, तो डिस्क्लोजर ही है। देखो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है यार ये चीज ना कैपिटल नेचर की है और आप उसको रिवेन्यू नेचर में ट्रीट करके अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो। तो बताओ आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो? आवाज में दम नहीं, आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो? पक्का श्योर है आप सब? आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो? गलत कर रहे हो। बस जो करना चाहिए था और जो आपने करा उसके डिफरेंस को कहते हैं क्या? मिस स्टेटमेंट। जो करना चाहिए था मतलब एज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल एफआरएफ, एज रिक्वायर्ड बाय, मजा नहीं आ रहा, एज रिक्वायर्ड बाय एंड
व्हाट यू हैव एक्चुअली रिपोर्टेड, इनके डिफरेंस को कहते हैं क्या? कुछ समझ आना स्टार्ट हो रहा है? अब मैं आपको नॉर्मल में पढ़ा देता हूं, ठीक है, फिर मैं आपको अपने स्टाइल में लिखवा दूंगा, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जो डिफरेंस बिटवीन किस किस का, जो एसीपी डिस्क्लोजर आपको करना चाहिए, नहीं, डिफरेंस बिटवीन द एसीपी डिस्क्लोजर जो आपने रिपोर्ट करा एंड द एसीपी डिस्क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द आइटम इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआर है। समझ आ रहा है? जो आपने रिपोर्ट करा माइनस जो आपको रिपोर्ट करना चाहिए था, उसके डिफरेंस को आजकल क्या कह देते हैं? आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तो बताओ बेटा, मिस स्टेटमेंट की अगर इक्वेशन बोलो तो एसीपी डिस्क्लोजर रिपोर्टेड माइनस एसीपी डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय एफआरएफ या एप्लीकेबल एफआरएफ? खत्म। देख रहे हो कितने इंटेलिजेंट हो आप। पहले बताओ, ए बोले तो अमाउंट, तो आप लिखेंगे ना, सी बोले तो क्लासिफिकेशन और पी बोले तो प्रेजेंटेशन। मिस स्टेटमेंट वर्ड का मतलब समझ आ गया आपको? देखो, अब अगला वर्ड पढ़ रहे हैं। अच्छा आप बताओ, आप सबने एक कार्टून देख रखा है भीम, देख रखा है? भीम में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है कालिया। नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, जरा सुनना। अच्छा, कालिया के साथ हमेशा दो लोग रहते ही रहते हैं, बताओ कौन? चलो, कालिया के साथ हमेशा कौन रहते हैं? डोलू बोलू। ऐसे ही मिस स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक कालिया, और इसके साथ दो लोग रहते हैं, फ्रॉड और एरर। तो एक सेंटेंस में आपको बता रहा हूं, जहां जहां पर भी पूरे ऑडिट में सीए फाइनल तक ये शब्द दिखेगा ना, मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट मतलब गड़बड़ होने के कारण क्या हो सकते हैं? वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर। ये वर्ड आपको बहुत जगह दिखेगा बेटा, ये वर्ड आपको बहुत जगह दिखेगा। ये देखो, आपको दिख रहा है यहां पर मिस स्टेटमेंट, तो बताओ क्या आ गया? ड्यू टू, मतलब ये कालिया हो गया और ये ढोलू बोलू हो गया। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो जहां जहां मिस स्टेटमेंट, वहां वहां फ्रॉड और एरर। तो ये सेंटेंस ही याद कर सकते हैं, मिस स्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर। एक बार वर्ड पकड़ लो बेटा, क्योंकि आपको सेंटेंस बनाने भी आ गए, आपको लैंग्वेज आ रही है लिखनी, बहुत बढ़िया पॉइंट है। मैं आपने कई बार सुना होगा, यार इस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आते, उस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आते। बेटा देखो, गलती तो आपके पार्ट पे होती है, तभी नहीं आते। अब आपको गलती सुधारने का मौका मिल रहा है, आप इस लैंग्वेज पे कमांड बना लो, फिर कैसे नहीं मार्क्स आएंगे? फिर कैसे मार्क्स नहीं आएंगे? 100% आएंगे मार्क्स। ये टर्मिनोलॉजी आप यूज करोगे भाई, लॉ में लॉ वाली टर्मिनोलॉजी, ऑडिट में ऑडिट वाली टर्मिनोलॉजी यूज करोगे तो कोई गलत क्यों कहेगा? देखो आप बताओ, यारी दोस्ती जब आपकी होती है, जब आप गली के कॉर्नर पे नुक्कड़ पे खड़े होते हैं यार दोस्त, आपकी लैंग्वेज अलग होती है, घर में आपकी लैंग्वेज अलग होती है, क्लासरूम में आपकी लैंग्वेज अलग होती है, हर जगह की जाकर आप उसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज यूज करते हो। तो भाई सब्जेक्ट्स में भी यही है। मेट्रो में आपकी बातचीत अलग लेवल पर हो रही होती है, पॉइंट समझ आ रहा है? फोन पर बातचीत अलग, हर तरह के पॉइंट समझ रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना? अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब है, जहां जहां कालिया वहां वहां ढोलू बोलू, और जहां जहां मिस स्टेटमेंट वहां वहां, तो लिखो ना पॉइंट नंबर 6, फ्रॉड एंड एरर्स। चलो,
मेरा आपसे एक सवाल है, फ्रॉड इंटेंशनल होता है या अनइंटेंशनल? और एरर्स? फ्रॉड और एरर में जो फ्रॉड होते हैं वो इंटेंशनल होते हैं और एरर्स क्या होते हैं? अनइंटेंशनल। बताओ, डिटेक्ट करना आपके हिसाब से मतलब ऑडिटर पकड़ पाएगा फ्रॉड को और एरर, मतलब ऑडिटर को गड़बड़ ही पकड़नी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या गड़बड़ है, और वो गड़बड़ के कारण या तो होती है फ्रॉड या क्या होते हैं? एरर्स। समझ आ रहा है? आपसे मेरा एक सवाल है, फ्रॉड पकड़ना मुश्किल है या एरर्स पकड़ना? मतलब वो गड़बड़ जो फ्रॉड की वजह से हुई है वो पकड़ना मुश्किल है, या जो एरर की वजह से हुई है वो पकड़ना मुश्किल है? यानी ये क्या होती है? डिटेक्ट करना। ए दिल है, और ये तो इजी टू डिटेक्ट होती है, इसे डिटेक्ट करना इजी होता है। एक और टर्म आपके साथ डिस्कस करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस। एक और टर्म आपके साथ यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस। ये सारे वर्ड्स नेक्स्ट क्लास में देखना, आपको कितना मजा आएगा। आप 1 मिनट में सेंटेंस पढ़ के खत्म कर दिया करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, रीजनेबल एश्योरेंस आपको पता है, मटेरियल वर्ड पता है, मिस स्टेटमेंट पता है, फ्रॉड एरर पता है, ये पता है, ओपिनियन वर्ड पता है, एप्लीकेबल एफआरएफ पता है, मतलब पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना आ जाएगा। ठीक है ना? पॉइंट समझ आ रहा है आपको? रीजनेबल एश्योरेंस वर्ड देखो आपको बार बार दिखेगा। फिर मैं आपको अभी रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस दोनों बातें बता रहा हूं आपको। ठीक है ना? ये नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आज आपका बेस तैयार कर रहा हूं ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में कोई दर्द डिस्को ना हो। एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस और एक होता है एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। या एब्सोल्यूट एश्योरेंस कह लो। अच्छा बेटा, जब भी आप अभी ऑडिट की क्लासेस में स्टार्टिंग में आएंगे तो ये वर्ड्स के मीनिंग एक बारी घर से जरूर रिवाइज करके आएंगे, या आपका ब्रेक होता है या किसमें उसमें एक बारी जरूर रिवाइज करेंगे और इसकी वॉइस क्लिप बना लो, एक बारी सुन लेना। ये बहुत आपको हेल्पफुल रहेंगे और आपकी हेल्प करेंगे बेटा ये। ठीक है ना? चलो लिखो, रीजनेबल एश्योरेंस की डेफिनेशन लिखो। अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। A high but not absolute level of assurance। एक बारी वर्ड बोलो बेटा, क्या क्या? एक बार फिर आने दो, क्या? सर पहली बात तो ये बताओ, एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होती है? 100% श्योर। 100% श्योर है आप, 100% कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात कहना, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। रीजनेबल, आपको कॉन्फिडेंस तो है पर 100% नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अ हाई मतलब इतना भी कम नहीं है, हाई लेवल के एश्योरेंस है हमारे को, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% है हमारे को। तो 100% जब आप श्योर होते हो तो आप कहते हो यार मुझे इस पे, मतलब जस्ट लाइक आप कह रहे हो मैं गारंटी दे सकता हूँ, 100% कॉन्फिडेंट हूं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो उसको मैं क्या नाम दे देता हूं? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ये देखो, एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होती है? इज अ कंप्लीट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब क्या है? कंप्लीट एश्योरेंस, यानी और अ गारंटी, भाई ऐसा ही है,
पॉइंट समझ रहे हैं? दैट फाइनेंस मतलब किसी भी चीज के लिए भी, ठीक है ना। लेकिन आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? इट इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। भाई आप जैसे ऑडिटर ने बोल दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑडिटर ने ओपिनियन दिया है या सर्टिफिकेट दिया है? आवाज में दम नहीं। ऑडिटर ने ओपिनियन दिया है या सर्टिफिकेट दिया है? ओपिनियन गलत भी निकल सकता है। एक बार आप किसी का रिश्ता करवा दो, थोड़े दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका ओपिनियन, पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ओपिनियन गलत भी हो सकते हैं, सर्टिफिकेट गलत नहीं होता। आप मेरे पास फॉर्म अटेस्ट करने आए, आप कह रहे हो सर मेरा फॉर्म अटेस्ट कर दो, मेरे को सबमिट करना है, तो मैं सर्टिफाई करता हूं कि ऐसा ही है, यही बच्चे की मार्कशीट है और यही बच्चे का फॉर्म है। सर्टिफिकेशन अलग चीज होती है। तभी तो मैंने ट्रू एंड फेयर व्यू बोला, ट्रू एंड करेक्ट व्यू नहीं बोला। हेलो, ट्रू एंड करेक्ट थोड़ा, ऑडिटर को ये थोड़ा देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड करेक्ट है, ऑडिटर को देखना ट्रू एंड फेयर है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? आ हाई, बोला पड़ेगा। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? आ बट नॉट। और एब्सोल्यूट एश्योरेंस में आप क्या कहते हो? भाई गारंटी है, ऐसा ही है, 100% श्योर हूं ऐसा ही है। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस यूज करते हैं सर्टिफिकेट के लिए। ऑडिट में चलती है क्या? रीजनेबल एश्योरेंस। एंड व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस? आ हाई बट नॉट। ये क्वेश्चन आता है कहीं, आपको सोच रहे हो मैं इतनी बारी क्यों चिकवा रहा हूं? दिखाऊं आपको? कहीं आप सोच रहे हो ये आईसीआई ने क्वेश्चन पूछे हुए इस पर, ये देखो करेक्ट इनकरेक्ट पर आ जाओ। देखो मैं अब आपको एक और बात बता दूं, आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको ये बात पता होनी चाहिए। देखो अभी तक जब आईसीआई का पैटर्न जो था उसमें क्या था और अब क्या है, आपको पता होना चाहिए। देखो बहुत सारी बातें अभी फैल रही हैं, अभी पक्का कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चों को सब चीजें पता होनी चाहिए। देखो पहले क्या आते थे, 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते थे और 14 मार्क्स के करेक्ट इनकरेक्ट आते थे। इस बारी ना एमटीपी आया, क्योंकि अब इस बारी जून में फर्स्ट अटेम्प्ट होने जा रहा है न्यू कोर्स का, तो उसका एमटीपी जब आया ना ऑडिट का, तो सारे चौंक गए। समझ आ रहा है आपको? सारे क्यों चौंक गए? उसमें 14 मार्क्स का क्वेश्चन मिसिंग था। कौन सा? करेक्ट इनकरेक्ट वाला। तो अब कई बंदे उम्मीद लगा के बैठ गए करेक्ट इनकरेक्ट नहीं आएंगे, और कुछ कह रहे हो सकता है अभी भी आए। तो हमें कब पता चलेगा? जब फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, देखो सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप लोगों को ये बातें पता चलेंगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हम अभी 100% कैसे रीजनेबल एश्योरेंस है, एब्सोल्यूट नहीं है कि भाई एमटीबी में नहीं आया तो फाइनल में भी नहीं आएगा। हो सकता है आज एक बार अभी आने दो, जून अटेम्प्ट आप तो यहीं पर ही होगे, पता चल जाएगा, पूरा पेपर एनालाइज करेंगे, तब तक आपका कोर्स भी हो जाएगा, आपसे सारे क्वेश्चन भी टिक करवाएंगे। करो ये जरा मेरे सामने, पॉइंट समझ आ रहा है आपको? पक्का वाला। तो ये देखो मैं, ये देखो लिखा भी हुआ है, ये देखो कुछ बातें आपसे करें। जैसे ये देखो, मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑलवेज अराइज बिकॉज ऑफ फ्रॉड। सिर्फ ढोलू या भोलू भी? तो यानी क्या हो सकता है? देखो फॉर ऑडिटर ओपिनियन रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब एब्सोल्यूट एश्योरेंस होता है। क्या होता है? आ हाई। चलो अगले क्लास में इसके आगे करेंगे।